अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले आपको अपना तारुफ़ कराता चलूँ। नाम जैसे आप मेरा पढ़ चुके हैं, डॉक्टर पैनाडोल। मैं बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हूँ और घर में वेले ही बैठे हुए थे तो सोचा कि एक यूट्यूब पे आप लोगों की मदद के लिए चैनल क्यों ना बना लिया जाए। तो आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास की बायोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन बायोलॉजी में सबसे पहले तो बायो क्या है। बायो एक साइंस है। साइंस एक ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्टडी को कहा जाता है जिसमें हम सबसे पहले तो देखें ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पे लॉजिकल कंक्लूजन निकाल के हम एक टेबल की फॉर्म में अपने रिजल्ट्स को शो करके एक लॉजिकल रिजल्ट मुहैया करते हैं जिससे हम फर्दर स्टडीज़ में मदद ले सकें। बायो साइंस की ही एक ब्रांच है। बायो वर्ड ग्रीक से निकला है जिसके दो वर्ड्स बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है थॉट्स या रीजनिंग। सही हो गया। अब बायोलॉजी में हम देखते हैं कि डिफरेंट लिविंग थिंग्स किस तरह काम करती हैं, ह्यूमन बॉडी किस तरह काम करती है, डिफरेंट प्लांट्स किस तरह काम करते हैं, एनिमल्स किस तरह काम करते हैं। ये सब चीज़ें बायोलॉजी के अंदर ही देखी जाती हैं। तो क्योंकि एक वास्ट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स बायोलॉजी में देखे जाते हैं, तो मेजर जो डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की या ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, उन्हें हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास रहती है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी उस ब्रांच का नाम है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल, जैसे आपको नाम ही बताता है ज़ू, ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। बॉटनी में प्लांट्स को स्टडी किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनको स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल स्टडी की जाती है कि बॉडी किस तरह की है, उसके हाथ कितने हैं, पैर कितने हैं, किस तरह चलता है, उसका चाल ढाल कैसी है, उसकी सीधा खड़ा हो दो पैरों पे चलता है कि चार टांगों पे चलता है। वो ये चीज़ें मॉर्फोलॉजी के अंदर देखी जाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर स्टडी की जाती है जिस्म की, जैसे कि मॉलिक्यूल्स पानी हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन्हें देखा जाता है कि ये किस तरह बॉडी के अंदर जा रहे हैं और क्या फंक्शनिंग कर रहे हैं बॉडी की। एनाटॉमी के अंदर हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कि कौन सी बोन किधर है, कौन सा स्पाइनल कॉर्ड का रीजन किस जगह को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन किस तरह कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, कौन सा नेटवर्क ब्रेन ने फैलाया हुआ है बॉडी के अंदर। हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है। जो आप देखते हैं अक्सर आपके बुक के अंदर पिक्चर्स बनी होती हैं सेल्स की, वो सारी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है। माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को देखा जाता है, टिश्यूज़ को देखा जाता है और इस ब्रांच को हिस्टोलॉजी का नाम दिया जाइए। सेल बायोलॉजी में सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ को, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, इन्हें देखा जाता है और पूरी सेल की फंक्शनिंग को देखा जाता है। फिजियोलॉजी वो ब्रांच है बायो की जिसमें हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को देखते हैं। नॉर्मल बॉडी के जो एक बंदा जिसे कोई बीमारी नहीं है, जो ठीक नॉर्मल बॉडी है, वो किस तरह फंक्शनिंग करती है, उसे फिजियोलॉजी में देखा जाता है। जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम डीएनए को स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी जीन्स हैं, जीन्स क्या इफ़ेक्ट दे रही हैं बॉडी के ऊपर। आँखों का कलर अगर चेंज हो रहा है तो वो किस जीन्स की वजह से है। अगर आपके बालों का कलर ब्लैक है या ब्राउन है या रेड है, तो वो सब चीज़ें जेनेटिक्स में आती हैं। एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं फीटल डेवलपमेंट। फीटस एम्ब्रियो जो कि बेबी की प्रोडक्शन होती है मदर की वूम के अंदर,
उसे कहा जाता है एम्ब्रियो, और उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी का नाम दिया जाता है। टेक्सोनॉमी जो आपने बायोलॉजी में देखा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम डिफरेंट होते हैं, जैसे साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग को राना टिग्रीना कहा जाता है, उसके अलावा मिंट को मैंथा पेपरिटा कहा जाता है। ये नेमिंग टेक्सोनॉमी में की जाती है, जो कि नोमेनक्लेचर होता है टेक्सोनॉमी के साथ रिलेटेड होता है सारा। पेलियोंटोलॉजी स्टडी होती है फॉसिल्स की, जैसे कि डायनासोर्स थे, डायनासोर्स तो मर गए, अब हमें कैसे पता चला डायनासोर्स का? वो हमें पता चला उसकी बोन्स से, जो कि बोन्स मिले, फॉसिल्स मिले हमें मिट्टी के अंदर दबे हुए, पुराने मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने। उनसे हमें पता चला कि इस तरह के क्रिएचर्स भी उस दुनिया में रहा करते थे एक वक्त पर। ये सारी स्टडी पेलियोंटोलॉजी के अंदर की जाती है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का, कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह एक्ट कर रहा है, अपनी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में किस तरह रह रहा है, घर बना रहा है, घोंसला बना रहा है, नेस्ट बना रहा है, नहीं बना रहा। इन सब चीज़ों को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में देखा जाता है। सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी में हम इंटरेक्शन देखते हैं दो स्पीशीज़ का, कि कौन सी स्पीशीज़ किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, किसके साथ नहीं कर रही, कौन किसको खा रहा है, कौन किसको हेल्प कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन में। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है पैरासाइट्स की स्टडी को। पैरासाइट क्या होता है? अब पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ा रहता है, उसके उस ऑर्गेनिज्म से उसे खाना भी मिलता है और उसे रिहाइश भी मिलती है, और उसके बदले में वो पैरासाइट जो है वो उस होस्ट को तकलीफ़ पहुंचाता है। जैसे कि जुएँ होती हैं, बच्चों के सर में जुएँ पड़ जाती हैं। जूं एक लाइस पैरासाइट है, वो शेल्टर लेती हैं सर के अंदर, फूड लेती हैं जिस्म से, और हार्म करती हैं ब्लड सक करके बॉडी का। तो ये सारी स्टडीज़ पैरासाइटोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जैसे कि नॉर्मल फंक्शनिंग में ये होता है कि कोई प्लांट है उससे ड्रग एक्सट्रैक्ट की जाती है और उसे यूज़ किया जाता है डिजीज़ के लिए। बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है कि जो ड्रग हमें नेचुरल सोर्स से मिल रही है उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है, या कोई नई सिंथेटिक ड्रग बना ली जाती है लैब के अंदर ही। ये सब काम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किए जाते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम जो कि बॉडी को डिजीज़ फाइट करने में हेल्प करता है, उसकी स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी स्टडी होती है इंसेक्ट्स की, छोटे जानवर हशरात वगैरह को, इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी में स्टडी किया जाता है। फार्माकोलॉजी कहा जाता है ड्रग्स की स्टडी को, जो कि डिफरेंट ड्रग्स हैं, जैसे पैनाडोल है, डिफरेंट सिरप्स होते हैं, वो बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, उन्हें फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी और अदर साइंसेस का क्या रिलेशन है? सारी साइंसेस जैसे कि आप 2-3 नाम जानते हैं, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई, ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं। एक का दूसरी साइंस के अंदर मुदाखलत होती रहती है और एक दूसरे के साथ इन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। जैसे कि बायोफिज़िक्स, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट की किस तरह मूवमेंट हो रही है, लिवर हो गया आपकी, या आपकी बोन्स हैं, आपकी एल्बोज हैं, इनकी जॉइंट मूवमेंट हो रही है, फिज़िकली देखा जाता है कि ये मूवमेंट किस तरह हो रही है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में देखा जाता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट केमिकल्स, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी के अंदर जाके क्या इफेक्ट्स दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को बायोकेमिस्ट्री में देखा जाता है। बायोमैथमेटिक्स यूज़ की जाती है मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, उसके लिए आपने जो डाटा इकट्ठा करना है वो मैथमेटिकली आप उसे एनालाइज करेंगे, उसकी डाटा प्रोसेसिंग होगी। ये सारी चीज़ें बायोमैथमेटिक्स के अंदर आ जाती हैं। बायोजोग्राफी,
बायोजोग्राफी में देखा जाता है कि कौन सी स्पीशीज़ हैं, कौन सी जानवर ऐसे कहाँ पर दुनिया में पाए जाते हैं, उनकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ पर दुनिया में किस कोने पर कौन सा जानवर पाया गया, कौन सा जानवर कम हो रहा है, कौन सा जानवर ज़्यादा हो रहा है, कौन सा जानवर एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब है और कौन सा जानवर उस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। उसी तरह बायो इकोनॉमिक्स डील विद द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई जो फार्मिंग की जाती है एनिमल्स वगैरह की, उसके इकोनॉमिकल देखा जाता है कि किस तरह कितना इफेक्ट दे रहा है वो, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई फ़ायदा है उसकी फार्मिंग का कि नहीं है। बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, इसके अंदर डिफरेंट करियर्स आ जाते हैं और मेडिसिन एंड सर्जरी एक बहुत बड़ा करियर है। जैसे कि आप जानते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, ये फील्ड आ जाती है मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर। इनका काम क्या है कि इन्होंने डायग्नोसिस करना है बॉडी के। कोई पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उसने बताना, उसने सिम्टम्स बताएगा पेशेंट कि मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, मुझे दर्द हो रहा है जिसम में, इस तरह की चीज़ें बताएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कोरोना वायरस की आजकल के दौर पे। कोई पेशेंट गया डॉक्टर के पास, उसने बताया कि मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, मुझे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती, तो डॉक्टर को इलामात को देखेगा और डॉक्टर उसे टेस्ट के लिए भेजेगा और जब टेस्ट की भी रिपोर्ट आएगी तो उसे कंफर्मेशन करके पता चलेगा कि इसे कोरोना वायरस है और इसका इलाज किस तरह करना है। फिशरीज़ वो ब्रांच है जो कि प्रोफेशनल स्टडी है फ़िश प्रोडक्शन की। जैसे कि आपको पता है कि फ़िश फार्मिंग की जाती है। जो हम फ़िश बाज़ार से लेते हैं वो फार्म से आती है, सारी फ़िश दरिया से तो नहीं आती। और वो उस फार्मिंग के लिए एक बायोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है जो बताए कि कौन सी फ़िश किस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगी, किस एनवायरनमेंट में उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, किस में वो बड़ी होगी, फले फूलेगी। ये सारी चीज़ें फिशरीज़ में आ जाती हैं। और एग्रीकल्चर में कि डिफरेंट कैश क्रॉप्स हैं जो कि गन्ना, कमाद वगैरह लगाया जाता है, चावल हो गए, गंदम हो गए, उनकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए उनके फर्टिलाइज़र कौन से यूज़ करने हैं हमने, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। एनिमल हस्बेंड्री में हम केयर और ब्रीडिंग करते हैं एनिमल्स की, जो कि लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग की जाती है, जैसे कैटल और शीप हो गई। इनकी ब्रीडिंग से हम अच्छी स्पीशीज़ बनाते हैं जो कि ज़्यादा गोश्त दें, ज़्यादा दूध दें, ताकि इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके। हॉर्टिकल्चर में स्टडी की जाता है गार्डन्स को। गार्डनिंग में डिफरेंट प्लांट्स जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी स्पीशीज़ को ढूंढने के लिए, उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ की जाती हैं। फार्मिंग में फिर वही डिफरेंट एनिमल्स को फार्म किया जाता है, उनकी बढ़ाया जाता है उन्हें, ताकि हम कल को उनसे फ़ायदा ले सकें, उन्हें बेच सकें, उनका गोश्त इस्तेमाल कर सकें, उनसे दूध ले सकें। फॉरेस्ट्री में डिफॉरेस्टेशन के रोकथाम के लिए और फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट्री एक डिफरेंट पूरी ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि बताती है कि प्लांट्स को लगाना है, प्लांट्स को नहीं लगाना, किस वक्त पे कौन सा प्लांट कहाँ पर ज़रूरत है, और कौन से ऐसे मौके हैं जहाँ पर अगर प्लांट्स को देखभाल ना की जाए फॉरेस्ट की तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी पे यूज़ किया जाए और मॉडिफिकेशन की जाए बायोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स के लिए। उसके बाद कुरान एंड बायोलॉजी में अल्लाह ताला ने कुरान में डिफरेंट जगह पर बता दिया है कि जो बातें आज की साइंस, मॉडर्न साइंस हमें बता रही है, जैसे कि ये वर्स हमें बता रही है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। ये 1400 साल पहले की बात है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि हमने हर चीज़ को पानी से बनाया, और आज की साइंस ने हमें एक कंफर्मेशन करके बताई कि 60 से 70% जो कि इंसान का जिस्म है वो पानी से बना हुआ है। इसी तरह अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया, और अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें then fashioned with
drop a clot, then fashion we the clot a lump, then fashion we the lump bones, then clotted the bones with flesh. ये सारा प्रोसीजर बताया अल्लाह ने 1400 साल पहले कि जो कि बेबी की प्रोडक्शन होती है वो किस तरह होती है मदर की वूम के अंदर। और ये चीज़ें जो कि पिछली सेंचुरी तक किसी को इतनी डिटेल में नहीं पता थी कि कौन कौन सा काम किस सीक्वेंस में होता है बेबी की प्रोडक्शन में, अल्लाह ने 1400 साल पहले हमें बता दिया था। तो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मुस्लिम साइंटिस्ट का फिर जिक्र किया गया है, 3 बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान 721 से 815 ईस्वी। जाबिर बिन हयान एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे और इनकी कुछ किताबें जैसे अल नबातात और अल हैवान काफ़ी अहमियत रखती हैं। उसके बाद अब्दुल मालिक आसामी 740 से 828 ईस्वी में थे और इनकी ज़्यादातर काम इनके एनिमल से रिलेटेड है और इनकी तसानीफ़ में अल अबील कैमल, अल खलील अल खैल हॉर्स, अल वहूश एनिमल और अल खल्क़ अल इंसान। उसके बाद अबू अली सीना 980 से 1037 ईस्वी। अबू अली सीना की एक बड़ी मशहूर तसनीफ़ अल कानून फ़ी अल तिब कैनन ऑफ मेडिसिन जिसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में, आज भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इसका मुतालिया किया जाता है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांचेस की तो बात हो गई बायोलॉजी की। अब हम देखते हैं कि छोटे से सेल एटॉमिक लेवल से लेकर पूरी जिस्म का और पूरी दुनिया की साख्त किस तरह है। तो सबसे छोटे पॉइंट से शुरू करते हैं, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर हमारे पास एक एटम बनाते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स बॉडी के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं मेजर 99% जो बॉडी का मास है वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस पर मुश्तमिल है। उसके अलावा बाकी पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और आयोडीन 1% बनाते हैं बॉडी का। अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। इन सेल्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल से मतलब ग्लूकोज और वाटर जो कि छोटे, इतना वेट नहीं होता है इनका, उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल से बने हुए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। ये ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मिलकर एक सेल बनाते हैं और सेल पूरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है जिसकी एक बाहर सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल इन द केस ऑफ प्लांट्स, और उनके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं जो कि एक यूनिट बनाकर काम करते हैं और ये यूनिट्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ईंटों की तरह, जैसे आप देखते हैं ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं, उस तरह सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और एक टिश्यू मिलकर टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि दिल, जैसे कि आपका स्टमक, जैसे कि आपके लंग्स, जैसे कि आपका ब्रेन, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ, आपका स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाते हैं आपके उसके अलावा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, उसके एसोफेगस वगैरह, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर हमारे पास इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम्स आपके हो गए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है। डिफरेंट सिस्टम्स मिलकर
इंडिविजुअल एक इंसान बनाते हैं और मुख्तलिफ इंसान एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ एक हज़ारों या लाखों या करोड़ों लोग मिलकर एक पॉपुलेशन की सूरत में पाए जाते हैं और पॉपुलेशन से बनती है फिर कम्युनिटी। डिफरेंट पॉपुलेशंस लिव टुगेदर टू फॉर्म अ कम्युनिटी। जैसे कि जंगल के अंदर मुख्तलिफ जानवरों की स्पीशीज़ जैसे कि शेर हो गया, हिरन हो गए, ये सारे मिलकर इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट होती है और ये एक कम्युनिटी कहा जाता है इसे। और मुख्तलिफ कम्युनिटी पूरी दुनिया की इर्द गिर्द मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं जो कि पूरे ग्लोब के ऊपर देखा जाता है। ये टर्म्स कुछ थी कि स्पीशी क्या होती है। स्पीशी एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि बच्चे पैदा कर सकता है और उनके बच्चे भी आगे उनकी नस्ल को लेकर चल सकते हैं। और हैबिटेट वो एरिया है जहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है और इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस के ऊपर हमारे पास 5 किंगडम्स भी मिलते हैं। 5 मेजर किंगडम्स हैं जो कि पूरी दुनिया की स्पीशीज़ को जिनके अंदर रखा जाता है। इनमें आते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। सही हो गया। अब 3 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? इनमें हमारे पास आती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो टाइप्स आ जाती हैं ऑर्गेनिज्म की जो कि सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ऑन वन सेल। जैसे कि अमीबा, यूजिलिनिया। जैसे ये देखें, ये इमेज में आपको दिखाया जा रहा है अमीबा, पेनिसिलियम, यूजिलिनिया। अ कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसे कहा जाता है जहाँ पर एक अकेला सेल नहीं बल्कि कई सेल मिलकर एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, पर हर सेल अपना अपना काम करता है। कोई भी सेल दूसरे का काम नहीं करता और इंटरकनेक्टेड नहीं होते। फिर आ जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल मिलकर एक ख़ास काम करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कॉलोनियल की टाइप आ जाती है वॉल्वॉक्स, जैसे ये इमेज में आपको वॉल्वॉक्स दिखाया गया। और मल्टी सेलुलर में फ्रॉग या मस्टर्ड या ह्यूमन बीइंग। फिर ये मस्टर्ड प्लांट का कुछ बताया गया आपको। मस्टर्ड प्लांट होता है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कम्पेस्ट्रस और ये सर्दियों में लगता है। इसके बीज होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स इसके जो यूज़ में आते हैं, जैसे कि इसका लीव्स हैं, इसके स्टेम्स हैं, इसकी रूट्स हैं, इसके फ्लावर्स हैं। और फिर फ्रॉग का बताया गया कि साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। और फ्रॉग फ्रॉग की बड़ी अहमियत है बायोलॉजी के अंदर। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर जब बायोलॉजी की बात आती है तो लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए फ्रॉग्स को यूज़ किया जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह ये है कि अगर आप इंटरनली देखें फ्रॉग को, तो फ्रॉग का जो सिस्टम है सारा वो बहुत ज़्यादा मुश्तमिल होता है और सिमिलैरिटी रखता है ह्यूमन की सिस्टम के साथ। ये देखिए, जैसे एसोफेगस के बाद यहाँ पर हमारे पास लंग्स आ गए, ये लंग्स के बाद हमारे पास ये स्टमक आ गया। ये देखें, स्टमक के साथ पैंक्रियाज है जिस तरह इंसान का होता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है स्टमक के बाद, ड्यूडेनम के बाद। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। ये हिसाब किताब भी देखिए, किडनी है, इसका लिवर है। इसीलिए जब स्टार्टिंग में आप जाते हैं स्टडीज़ की तरफ तो आपको फ्रॉग की डाइसेक्शन करके नॉर्मल फिजियोलॉजी समझाई जाती है कि ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह पे मुश्तमिल होती है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाए, आपको कुछ चीज़ समझना है या इसके अलावा कुछ आपने समझना हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी मसला है, मैं हाजिर हूँ आपको इंशाल्लाह, या कोई वीडियो बना के समझा दूँगा या आप ईमेल छोड़ दें अगर कोई छोटा मोटा ही बात हो तो आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ईमेल पे ही समझा दूँ। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।